रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम करेंगे बात मिरर्स की, लेंसेज की, फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ मिरर्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, ऑप्टिकल डिवाइसेस स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। और फॉर्मेशन कैसे, तो ये सेम यूनिट आपने 10th क्लास में भी करा हुआ है, वहाँ पे बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है थोड़ा। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ मिरर्स और लेंसेज। घर में आप ब्रश करते हो तो मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप क्या देखते हो? मिरर के अंदर आपकी इमेज दिखाई देती है। आप मिरर की तरफ को मूव करते हो तो आपकी इमेज भी मिरर की तरफ को मूव करेगी। आप पीछे को मूव करोगे तो आपकी इमेज भी पीछे की तरफ को मूव करेगी। ठीक है, अब वो इमेज बनती कैसे है? आप गाड़ियों के अंदर देखते हो बैक व्यू मिरर लगे होते हैं, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए मिरर लगे होते हैं। ठीक है, या आप चश्मा डालते हो, स्पेक्स डालते हो, वो लेंस है। कई की आईसाइट वीक होती है, उनको दूर का नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, तो हम लेंसेज की हेल्प से इमेज की जो इमेज है उसकी क्वालिटी को अच्छा करते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि हम पहले बात करेंगे मिरर्स की। मिरर में जो बेसिक 3 मिरर रहते हैं, वन इज प्लेन मिरर जो आपके घरों में नॉर्मली लगा होता है। ठीक है, दूसरा मिरर होता है कनकेव मिरर, जिसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, इस तरह से अंदर की तरफ को धंसा हुआ, और ये पीछे पॉलिश होता है। ये जो लाइंस है दीज आर पॉलिश, दिस इज पॉलिश। ठीक है, थर्ड वन इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ को होगा इस तरह से। अब यूज कहाँ होते हैं? जो प्लेन मिरर रहता है नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने घरों में, जो हमारा ड्रेसिंग टेबल रहता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जब हम शेव करते हैं, शेविंग करते हैं, तो उस समय हम कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो बाल हैं उनकी इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देती है। तीसरा हमारा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं अपनी व्हीकल के पीछे देखने वाले मिरर की, उसमें वो हमें वाइड एरिया जो है वो दिखाता है। तो ये 3 इंट्रोडक्शन है 3 तरह के मिरर्स की। क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में मिरर्स का पार्ट जो है वो कटवा दिया गया, रिफ्लेक्शन पार्ट कटवा दिया है, तो मैं उसको ज़्यादा टच नहीं करूँगा। फिर भी मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा कि आपने याद रखना है कि फोकल लेंथ जो रहती है प्लेन मिरर की, अब फोकल लेंथ क्या होती है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिरर क्या है? एक पार्ट है। मिरर है या लेंस है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कि एक आपके पास बॉल है, ठीक है, आपने इसको यहां से छील दिया, तो ये वाला पोर्शन जो बना इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पॉलिश कहां पे करते हो इसको। अगर आप पॉलिश बैक साइड में इधर कर दोगे तो ये कनकेव मिरर बन जाएगा। अगर आप यहां पे कर दोगे तो ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और अगर आप ये जो स्फेयर है ये बहुत बड़ा हो, स्फेयर जो है बहुत बड़ा हो, ताकि इसका हम छोटा सा पार्ट ले तो वो एज प्लेन काम करे, तो मिरर कौन सा बनेगा? प्लेन मिरर बनेगा। अब स्फेयर है
तो स्फेयर का कोई सेंटर भी होगा। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर या लेंस, आप जो भी बात बोल सकें, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, इसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका मिड पॉइंट दोनों का हाफ कर दें तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आप बोलेंगे फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर, और यू मे से दिस ऑफ द लेंस। ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां मैंने नाम लिखे हुए हैं, C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, O इज ऑप्टिकल सेंटर, CO सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो फोकस रहता है F, इसको हम नॉर्मली फोकस, नॉर्मल लैंग्वेज में फोकस बोलते हैं, बट इसका असली नाम है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं स्मॉल f से, और जिसको हम आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, फोकल लेंथ। ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसको आप लेते थे कैपिटल R से, जिसको आप बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन ये रहता था, फोकल लेंथ होती थी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ओके, तो ये सिंपल बेसिक बातें हैं जो आपके मिरर है या लेंसेज हैं इनके, इनसे रिलेटेड। सेम चीज आपके लेंस में भी चलती है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है कि मिरर के केस में लाइट जिस मीडियम से आती है वापस उसी मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। मिरर के केस में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जो लेंस है उसके केस में लाइट रिफ्रैक्ट होती है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। तो आगे देखते हैं। यहां पे इमेज जो इमेज फॉर्मेशन है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ये इस बार मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिंपल है। एक बात और बताऊंगा, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज मिरर के केस में हो, लेंस के केस में हो, रियल इमेज तब बनती है जब दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कोई भी दो रेज, मोर देन वन, कोई भी दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक्चुअली मिलती हैं। जैसे इस केस में देखें, ये रे एक आई, ये फोकस से पास हुई, इधर चली गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये इक्वल एंगल बना के इधर को आई। अब ये दोनों एक्चुअली मिली हैं इस पॉइंट बी डैश पे, तो ये जो इमेज होगी ये रियल इमेज होगी। पर अगर इस केस में अगर आप देखें, जब हम कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हुआ, ये एक रे आई, इसका यहां पे पॉइंट, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये इधर को चली गई। ठीक है, अब ये रे जो है ये इस मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी रे ये आई, इक्वल एंगल बनाया और इस तरफ को आ गई। ये रे दोनों नहीं मिली, ये उधर चली गई, ये नीचे को आ गई। बट बोथ रेज आर appear to meet at point B dash। ये यहां पे ऐसा फील हो रहा है कि ये यहां पे आके मिल जाएंगी।
not actually meet both rays, they appear to meet. That's why an image of object AB formed at point A dash and which is A dash B dash. तो ये इमेज जो होगी, इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, और ये जो हमारी पीछे इमेज थी, इस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज। तो इमेज दो तरह की होगी, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मैं ये बात बोल रहा हूं दोनों केसेस में, जब एक्चुअली मिलेंगे तो जो फॉर्मेशन होगी इमेज की, दैट इमेज विल बी रियल। और अगर वो अपीयर टू मीट, मिलती हुई महसूस हो, तो दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अब दूसरा आता है, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, वो वर्ड है इरेक्ट और इन्वर्टेड। ये भी इमेजेस के केस में हम यूज करते हैं। अगर तो इमेज सीधी बनेगी, जैसे यहां पे अगर आप देखें, ये इमेज सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे बनी है, तो इस इमेज को बोलेंगे हम इरेक्ट, इस इमेज को बोलेंगे हम पर अगर इमेज उल्टी बनती है, जैसे ये वाली है, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड। दो बातें हमने सीखी, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड। एक और चीज होती है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, दोनों के साइज में फर्क है। कई बार होता है इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनती है, तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बने तो उस इमेज को हम बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज, बड़े साइज में। वो इमेज रियल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है, वो इन्वर्टेड भी हो सकती है, वो इरेक्ट भी हो सकती है, वो मैग्नीफाइड होगी। अगर ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। पर अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो तो हम बोलेंगे इमेज इज ऑफ स्मॉलर इन साइज। कंपैरिजन उसका ऑब्जेक्ट से ही होगा कि मैं शीशे के सामने मैं खड़ा हो गया, मेरी हाइट 6 फुट है, ठीक है, 6 फीट है, और सामने मैं मिरर में आप खुद को देख रहा हूं, वहां मेरी हाइट 2 फुट दिखाई दे रही है, तो वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मैं हूं जो 6 फीट है और जो इमेज है वो कितनी है, 2 फीट की है, दैट इज स्मॉलर इन साइज। पर यही अगर आप कनकेव मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपकी हाइट 2 फुट की होगी, आप अपने आप को देखोगे कनकेव मिरर के अंदर, यू विल अपीयर 6 फीट लॉन्ग। दैट इज मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है ताकि हम आगे चल सकें। अब बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस की भी। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप लेंसेज को करिएगा चाहे आप मिरर्स को करिए, साइन कन्वेंशंस दोनों में यूज होती हैं। कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। लेंसेज के केस में इसको हम पोल बोल देते हैं,
मिरर्स के केस में हम इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं, हमें पता होना चाहिए है कौन सा। कोई भी डिस्टेंस आप लोगे वो आप चाहे ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इससे रे आ रही है। अब मिरर कैसा है, ये कन्वेक्स मिरर है। अब ये रे आई, इट कैन नॉट क्रॉस द मिरर, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन दिस डायरेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलते हैं ना कि ये अगर कोई मिरर है मेरे पास, ठीक है, ये कोई नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये इक्वल एंगल बनाएगी और कहां चली जाएगी, इस तरफ को चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से ये रे जो आएगी ये रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। ये इसको दूसरी रे जो है वो ये आ रही है, इसको कभी भी इधर नहीं, ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, बोथ विल अपीयर टू मीट हियर, और यहां पे एक इमेज बन जाएगी। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ये बात भी याद रखिए, ऑप्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे ऑप्टिकल सेंटर से हो चाहे पोल से हो, इसको हमेशा लिखते हैं हम स्मॉल यू। हमेशा इसको हम लिखते हैं स्मॉल यू से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। यू पॉजिटिव भी हो सकता है, यू नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें, उसको हम लिखेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे लेंसेज हो, चाहे मिरर्स हो, उसको हम लिखेंगे स्मॉल वी से। और इन यू वी एफ फोकल लेंथ, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। और फोर्थ है आपका कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन चारों के बीच में ही रिलेशनशिप रहती है। कोई भी एक्सप्रेशन करोगे, कोई भी मैथमेटिकल आप चीज को प्रूव करना चाहोगे, रिलेशनशिप इन यू वी एफ और आर के बीच में होगी। बस हमें ये चीज समझनी होती है, यू कब पॉजिटिव होगा, यू कब नेगेटिव होगा, वी कब पॉजिटिव होगा, वी कब नेगेटिव होगा, आर कब पॉजिटिव होगा, आर कब नेगेटिव होगा। ये चीज हमें कहां से पता चलती है? ये चीज हमें पता चलती है साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशंस हमें यह बताती हैं कि ये सारे चारों के चारों जो है कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे। इस चीज को देखते हैं, मैं बताता हूं आपको कब ये पॉजिटिव होंगे। U जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से V भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। R भी पॉजिटिव और R नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से F, R अगर R पॉजिटिव होगा तो F भी पॉजिटिव होगा, R नेगेटिव होगा तो F भी नेगेटिव होगा। वो ज्यादा, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। अब कब कब हो सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन कन्वेंशंस का हमें पता हो। मैं आपको एक मिरर बना देता हूं, कोई एक मिरर ले लेते हैं। मैंने मान लो मैंने ले लिया कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर है तो इसका डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर ये आ गया, और इसका जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ वो ये आ गई। इन चीजों को समझ लोगे कुछ भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये मिरर है, इस साइड पॉलिश हुआ है, बैक साइड, ये वाली साइड पॉलिश्ड है अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा, इस तरफ। मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया,
ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर दिस इज ऑलवेज u। अब रे ऑफ लाइट ये निकली, अब ये क्रॉस नहीं कर सकती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये इधर बना के ये इस तरफ को चली जाएगी। ठीक है। अपीयर टू पास थ्रू फोकस, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, एक्चुअल पास नहीं हो सकती पर अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ओके। अब दूसरी रे ऑफ लाइट ले लेता हूं मैं, ये वाली। ये जितना एंगल इधर बनाएगी उतना एंगल इधर बना के इधर चली जाएगी। ये भी अपीयर, ये फोकस से पास नहीं करेगी पर अपीयर टू मीट दिस रे, ये वाली रे को इस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देगी। अब ये डिस्टेंस आ गया मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्योंकि इमेज मेरी यहां पे बन गई। मैं साइन कन्वेंशंस के ऊपर आ रहा हूं आपको समझने के लिए। ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस ये बोलती हैं कि हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे आपके पॉइंट O से, ऑप्टिकल सेंटर से। कोई भी डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, चाहे फोकल लेंथ है, वी विल मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेंसेज की बात होगी तो फ्रॉम द पोल। सेम साइन कन्वेंशंस है। ठीक है। फर्क थोड़ा सा है इन दोनों में। लेंसेज में सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होते हैं, फोकल लेंथ 2 होती हैं, मिरर के केस में 1 होता है। तो अगर लाइट, ध्यान से अब जो मैं बोलने वाला हूं इसको ध्यान से हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर हमें ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना है, हमें मेजर करना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इधर को, और हम देखेंगे रे ऑफ लाइट जा रही है इधर को, तो जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, दैट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। वो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से आपका आ गया साइन कन्वेंशन में दूसरी बात, मैं इसकी बात कर रहा हूं v की, डिस्टेंस ऑफ इमेज। हम देखेंगे हमने यहां से डिस्टेंस इधर को मेजर करना है, इस तरफ को डिस्टेंस मेजर करना है, और रे ऑफ लाइट भी इधर को ही जा रही है। रे ऑफ लाइट जो आ रही है ऑब्जेक्ट से, उसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, कौन सी साइड बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट साइड। तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये v जो होगा मेरा, ये v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से फोकल लेंथ भी हम इधर को मेजर करेंगे, रे ऑफ लाइट भी इधर को जा रही है, तो फोकल लेंथ f भी क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस भी इधर को मेजर होगा, तो r भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बहुत सारे क्रैम कर लेते हैं इस चीज को कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या है, उसमें ये पॉजिटिव लिया, उसमें ये नेगेटिव लिया, क्रैम कर लिया। चीज को अंडरस्टैंड करो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देखिए आप, और एक बेसिक सी बात याद रखनी है, यू विल मेजर एवरी डिस्टेंस, whether distance of image, distance of object, radius of curvature, focal length, you will measure always from the optical center। यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मैं बात आ गई, ये इधर आ गई। ठीक है।
अब जो इसकी इमेज बन रही है वो ये बनी। पहली बात तो इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा ये रियल है, ऑलमोस्ट सेम इन साइज, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये था u, रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है, डिस्टेंस इधर को मेजर करना है क्योंकि हमें यहां से मेजर करना है, तो u क्या आएगा, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इमेज का डिस्टेंस भी हमें इधर को मेजर करना है, ठीक है। रे ऑफ लाइट किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, v क्या आएगा, नेगेटिव। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर को है, तो डिस्टेंस इधर को मेजर होना है, तो r भी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह से फोकस, ये डिस्टेंस हम इधर को मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये याद कर लें, हम ये क्रैम कर लें कि हाँ जी कनकेव मिरर के केस में चारों नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कनकेव मिरर के केस में भी अगर हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल मीन्स मिरर से पीछे, रियल मीन्स मिरर से आगे, वर्चुअल मीन्स मिरर से पीछे, अपीयर टू मीट, ऑल रेज विल अपीयर टू मीट, दैट इज नोन एज वर्चुअल। और अगर इस तरफ को बनती है दैट इज रियल, तो वर्चुअल बनेगी तो उस केस में v जो होगा वो तो पॉजिटिव आएगा, रियल है तो v भी नेगेटिव, कनकेव के केस में रियल है तो v भी नेगेटिव, अदरवाइज अगर वर्चुअल है तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज इमेज यहां कहीं बनेगी। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी इन चीजों को अगर आप याद रखेंगे, साइन कन्वेंशंस को आप याद रख लो, आपको किसी भी एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। All distances are measured from the optical center. Distances which are in direction of the propagation of light are taken as positive, otherwise negative. बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। अगर डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ले रहे हैं, कोई डिस्टेंस मान लो इमेज की हाइट है तो इट इज पॉजिटिव, अगर डिस्टेंस नीचे को ले रहे हैं इट इज नेगेटिव। ये भी साइन कन्वेंशन है। ऊपर की तरफ को कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, नीचे की तरफ को प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मिरर्स या लेंसेज के केस में हमें सीखनी है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे are lie on the same plane and normal lie on the same plane, angle of incidence is equal to angle of refraction. एपर्चर क्या होता है किसी मिरर का, एपर्चर मतलब लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, जितने से वो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज एपर्चर। इसके बाद आता है एंगुलर एपर्चर, एंगुलर एंगल सबटेंडेड बाय द एपर्चर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, एंगल सबटेंडेड बाय द एपर्चर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज नोन एज एंगुलर एपर्चर। उसके बाद कनकेव मिरर, मैंने बता दिया अंदर की तरफ को होता है ये, और मिरर कोई भी होगा इसके R इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू R/2, और मिरर फॉर्मूला जो आपने 10th में किया हुआ है ये हमने निकाला रिलेशन। इसी तरह से मिरर फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। ये मिरर फॉर्मूला है, 10th में आपने किया हुआ है। कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला और कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला भी सेम है। कन्वेक्स मिरर जो होगा उसमें भी मिरर फॉर्मूला जो है वो सेम है। तो वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, पर बाई चांस होता है, कई बार एग्जाम जो डाल रहा है उसने ध्यान नहीं दिया, कहीं बीच में डाल दिया, तो आप इनको कर लीजिएगा, सिंपल है, इसीलिए मैं इनको टच कर रहा हूं। आगे हम चलते हैं
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने बात करी रिफ्लेक्शन की, कि हम बात कर रहे थे मिरर की, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उस लाइट की एक तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दूसरा वो लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर लेती है, उसका पाथ बदल जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना जिसमें लाइट जैसे आपकी यहां से आ रही है, ये लाइट आपकी आ रही है, ठीक है, और लाइट जैसे ये मान लो एयर है और ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। जब ये रे ऑफ लाइट जो है वो इधर आएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो इस लाइट की वेलोसिटी, इस रे जो, अब रे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण ये उतनी फोर्स से आगे नहीं निकल पाएगी, ये अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो रिफ्रैक्शन में इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने सिंपल सा याद रखना है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। मैंने सपोज यहां पे मैंने एयर लिया है, मैंने यहां पे ग्लास ले लिया, इसके आगे मैंने तीसरा मीडियम ले लिया, वाटर ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो मीडियम होंगे, 3 मीडियम भी हो सकते हैं, 10 मीडियम भी हो सकते हैं, मल्टीपल मीडियम भी हो सकते हैं। तो 2 और मोर देन 2 मीडियम्स आर इन्वॉल्व्ड, और डेंसिटीज जो होंगी इन सभी मीडियम्स की डिफरेंट रहेंगी, डेंसिटीज विल नॉट बी सेम। दूसरा, रिफ्रैक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट जो अब अपना पाथ चेंज कर लेती है। अब ये ऐसे आ रही थी और ये इधर को बेंड हो गई, इट इज चेंजिंग इट्स पाथ रिफ्रैक्शन के अंदर। तो डेफिनेशन क्या? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Phenomena of bending of light when the light is traveling from one medium to other medium, maybe from rarer medium to denser medium. Rarer medium means जिसकी डेंसिटी कम होगी और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम भी जा सकती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम भी रे ऑफ लाइट जा सकती है। अब कॉज क्या है? कॉज मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि लाइट जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, पर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओनली द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अच्छा, इसके बाद आता है, आपने एक बात याद रखनी है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब लाइट रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, मान लो एयर है, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूं वाटर, डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर की, ठीक है। तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को, ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ को बेंड होगी, इधर को बेंड होगी, ठीक है। पर अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, सपोज ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट बेंड्स अवे, नॉर्मल से बाहर चली जाएगी। तो ये बेसिक सी बात याद रखनी है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम then it bends away from the normal, ठीक है। अब laws of refraction क्या है? laws of refraction में हम ये देखते हैं, ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ये आ गई मेरी कोई इंसिडेंट रे,
ठीक है, अब मैं मान लेता हूं ये एयर है, यानी रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, मैं इसको मान लेता हूं वाटर। तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये बोलता है, और ये अब ये डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, जैसा कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड था वहां पे, यहां रिफ्रैक्टेड होगा एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ जो क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नया वर्ड आप सुनने जा रहे हो, आपने 10th में किया होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोई भी हम किसी भी मीडियम को डिफाइन करेंगे, उसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। कोई वाटर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, कोई ऑयल है उसका अलग होगा, कोई आपका हनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, वो क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, मान लो फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया μ1, और दूसरे मीडियम का मान लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं μ2। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी होगा उस मीडियम के अंदर एंगल, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और उस मीडियम के अंदर एंगल बन रहा है r। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये I, ये मीडियम है μ1, ये मीडियम है μ2, इसमें बन रहा है एंगल, तो μ2 इंटू साइन r, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अब इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? μ1 साइन I विल बी इक्वल टू μ2 साइन r। तो यहां से आप साइन I अपॉन साइन r निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और इसको आप लिख सकते हो 1 μ2। ठीक है, तो ये है सेकंड। तो हम 1 μ2 जो है इसको कैसे रीड करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे हम रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। You can find this on page 359. आगे है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द, है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, रेशो है लाइट की वेलोसिटी की मीडियम के अंदर। इट इज द रेशो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c से लिखते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैक्यूम में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उसको हम c से डिनोट करते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नॉर्मल हम डेफिनेशन देते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो को बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी को हम बोले, उनकी रेशियो को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके यूनिट कोई नहीं होंगे, क्योंकि ये दो सिमिलर चीजों की रेशियो है, तो यूनिट्स कोई नहीं होंगे, ना यहां होंगे ना इस केस में होंगे।
नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट चलती है तो रिवर्स भी होती है। आप कभी टॉर्च लो, किसी ग्लास मिरर के ऊपर आप टॉर्च को फोकस करो, यू विल गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट वापिस आपकी तरफ को आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब फाइनल पाथ ऑफ रे आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, जो रे ऑफ लाइट है, जैसे ये रे आ रही है, ये आ रही है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पे, और ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। तो ये क्या हुआ, ये बेंड हो गई टुवार्ड्स नॉर्मल, इस तरफ को बेंड हो गई। आगे क्या हुआ, मैंने इसके रास्ते के अंदर मैंने एक मिरर रख दिया 90 डिग्री के एंगल पे, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अब ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी और वही पाथ फॉलो करेगी। इसको हम बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट जो है वो अपने उसी पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो सिंपल है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो मैंने डायग्राम बनाई थी वो ये है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां पे इसका एक रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे इसका दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेम पाथ रिट्रेस करेगी। एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, रिट्रेस, जैसे आई वैसे जा रही है। क्लियर है? तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की मैं बात करूं इस पॉइंट की, एल पॉइंट की बात करूं, ठीक है। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या I1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1 है। तो यहां पे मैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है मैं इसको यूज करूंगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। और कहां से, एक मीडियम था एयर और दूसरा मीडियम था ग्लास, तो ए म्यू जी लिखा हुआ है मैंने यहां पे, एयर टू ग्लास, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, एम की। यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे फिर मैं स्नेल्स लॉ जो है इसको यूज करूंगा। तो यहां पे साइन I2 अपॉन साइन R2, और अब क्या है, रे कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं। इसका मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। तो साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू, यहां जी म्यू ए था तो ये ए म्यू जी हो जाएगा, बिकॉज ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 जी म्यू ए होता है, और इसको हमें प्रूव भी करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप देखोगे आपके पास रिजल्ट क्या आया, ये सारे आपस में कट जाएंगे, यू विल फाइंड द जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी इज इक्वल टू 1। तो ए म्यू जी, हाँ, जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू जी, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और दूसरी बात इसमें आपने याद रखना है कि इंसिडेंट रे, अब हम इन जो रेस थी इनके नाम होते हैं। एक का मैंने आपको नाम बताया नहीं, ये जो रे थी, जो आई सबसे पहले जो ग्लास को एंटर हुई, इस रे को हमने बोला इंसिडेंट रे। ये जो बीच वाली रे है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, ये है, ठीक है। और ये जो दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद बाहर आ रही है रे, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, इमर्ज हो रही है, इसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे। तो अब क्या हुआ,
तीन नाम आ गया आपके पास, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा आ गया आपके पास इमर्जेंट रे। और आपने हमेशा याद रखना है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो इमर्जेंट रे के ऑलवेज पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इस चीज को भी देखते हैं, बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग बात है। मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। मैंने कोई ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है। अब मैं दो नॉर्मल बना देता हूं। एक नॉर्मल आ गया, ये आ गई मेरी इंसिडेंट रे। ये एयर है और ये ग्लास है। अब आप ऑब्जर्व करिएगा, अब नेचुरली है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। इसने ऐसे जाना था सीधे, इस रे ने सीधे जाना था अगर ये बीच में ग्लास ना होता। ठीक है, ऐसे जाना था इसने, पर ये ग्लास होने के कारण, रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ, इट इज वेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जिसके कारण इस तरफ को आ गई। तो ये मेरा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आ गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट। अब दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, एक नॉर्मल मैं फिर यहां बना देता हूं। अब नेचुरली ग्लास से फिर वापस बाहर आने आएगी ये। अब कोई भी लेंस होगा, मेरी चश्मा है, इसमें क्या होगा, लाइट एंटर हो रही है तो फ्रंट से एंटर हो रही है और दूसरी साइड बाहर निकल रही है। तो जब ये एंटर हो रही है, इसका एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब ये बाहर निकल रही है इसका दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह से इस ग्लास स्लैब के अंदर लाइट यहां से एंटर हुई तो इसका यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, रेयर टू डेंसर, और जब लाइट यहां से बाहर निकलेगी इसका यहां पे फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर से रेयर। और जब आपको पता है रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये आ गई इंसिडेंट रे, ये आ गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये आ गई इमर्जेंट रे। पहली बात तो याद रखिए कि इंसिडेंट रे, ठीक है, और इमर्जेंट रे हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कि इंसिडेंट रे अपने पाथ से कितनी डिस्प्लेस हुई। इंसिडेंट रे अपने पाथ, इंसिडेंट रे का पाथ ये था बेटे, ये था इंसिडेंट रे का पाथ, ठीक है। पर क्या हुआ, पहले यहां बेंड हुई, फिर यहां बेंड हुई, और अपने पाथ से ये डिस्प्लेस हो गई। कितनी डिस्प्लेस हुई, ये देखिए, इतनी डिस्प्लेस हो गई। ऐसे जाना था, ऐसे जा रही है अब ड्यू टू रिफ्रैक्शंस। तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसका दूसरा नाम हम ये भी बोल देते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं, और इसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल डी से, और ये जो एंगल है उसका, इस एंगल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इतनी डिविएट हुई वो, तो डी आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो दिस इज द expression for the lateral displacement. तो angle of deviation, it is the angle between the incident ray in the rarer medium to the refracted ray in the denser medium. अगर आपको definition आ जाती है
एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाले एंगल की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज डेल्टा, तो इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे इन द रेयर मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे इन द, रिफ्रैक्टेड रे कहां पे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है इन द डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे इन द रेयर मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे इन द डेंसर मीडियम। फाइन। इसी तरह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए आप एक्सप्रेशन मैं करवा देता हूं। ये इसका पूरा डायग्राम था। इंसिडेंट रे, एंगल आई, एंगल आर, ये बीच वाली रे जो है रिफ्रैक्टेड रे है, ओके, और ये ग्लास स्लैब है, ग्लास ब्लॉक लिखा है इन्होंने, ग्लास स्लैब है, और ये फाइनल जो रे बाहर निकल रही है इट इज इमर्जेंट रे, और ये जो डायरेक्शन है ये है ओ से डी, जो ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो इतना गैप आ गया, इतनी डिस्प्लेस हो गई वो अपने पाथ से, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस एक्सप्रेशन को करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे डायग्राम आ गई, यहां पे इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और इमर्जेंट रे है। ये m और n डैश जो है ये डिस्टेंस आपने ले लिया स्मॉल d, और एंगल m l n डैश आपने ले लिया है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, और m n डैश दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन डेल्टा निकाल लेंगे। ये मेरे पास है d है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैं निकालूंगा, डेल्टा मेरे पास एंगल है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, साइन डेल्टा निकाल लूंगा। तो साइन डेल्टा अगर आपने निकालना है तो ये देखिए एम एन डैश इज इक्वल टू डी और एम एल एन डैश इज एंगल डेल्टा, राइट एंगल ट्रायंगल एम एल एन डैश में हम साइन डेल्टा निकाल लेंगे, तो ये आएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एल एम। तो यहां से हम डी लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, एल एम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल एम साइन डेल्टा। अब दोबारा से हम राइट एंगल ट्रायंगल एल एल डैश एम देखते हैं कौन सी है, एल एल डैश एम, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हमें क्योंकि पता है स्लैब जो है इसकी थिकनेस ये है टी, ना कि एल एम डैश, हाँ एल डैश एम निकालना है, तो इसके लिए मुझे वहां टेन नहीं, मुझे क्या करना है, यहां से आप देखिए डायग्राम में इसको और इसको इन्वॉल्व करना है। तो ये बेस आ गया और ये हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, कॉस। ठीक है, तो कॉस, हमें कॉस आर निकालना है यहां पे, तो हम कॉस आर निकाल लेंगे। तो यहां से मैंने ये देखिए आप, मैंने क्या निकाला, कॉस आर निकाला। कॉस आर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मुझे अब ये जो एल एम था ये मिल जाएगा, तो एल एम मैं निकाल लूंगा एल एल डैश अपॉन कॉस आर। अब इस एल एम को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास डी क्या आ गया, एल एल डैश अपॉन कॉस आर इंटू साइन डेल्टा। अब एल एल डैश क्या, थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो इस टी को मैं एल एल डैश की जगह लिख दूंगा, तो डी क्या आ गया मेरे पास, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन डेल्टा। पर अगर आप डायग्राम को एक बार फिर से देखें कि आपका ये जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू एंगल डेल्टा प्लस एंगल आर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल डेल्टा प्लस आर। यहां से डेल्टा निकाल लो, आई माइनस आर, और इस इक्वेशन में पुट कर दो साइन डेल्टा की जगह, यहां डेल्टा की जगह ये आई माइनस आर सब्स्टिट्यूट कर दो, देन यू विल गेट डी इज इक्वल टू, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो इस एक्सप्रेशन में आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, तो आपने दो ट्राइंगल्स चूज करी,
एक ट्रायंगल आपने पहले चूज करी, ये वाली ट्रायंगल चूज करी, ठीक है। दूसरी बार आपने ये ट्रायंगल चूज करी, एक ये ट्रायंगल चूज करी, ठीक है। दूसरी बार आपने ये ट्रायंगल चूज करी। वैल्यूज एक से आपने क्या निकाला, डेल्टा निकाला, साइन डेल्टा, ठीक है। दूसरे में आपने क्या निकाला, कॉस आर। बस इतनी सी बात याद हो जाए तो ये एक्सप्रेशन हो गया खुद ही। एक में कॉस आर निकाला, दो ट्रायंगल चूज करी, एक ये वाली आ गई और दूसरी ये आ गई। इसमें से आपने साइन डेल्टा निकाला, इसमें से कॉस आर निकाला, हो गया। इजीली कर सकते हैं। एंड डी क्या आया हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इजीली एक्सप्रेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, आप अगर किसी पॉन्ड के किनारे खड़े हैं, पॉन्ड मीन्स किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, ठीक है। इफ यू आर स्टैंडिंग नियर टू दैट पॉन्ड, देन यू विल फाइंड दैट कि उसकी डेप्थ आपको कम लगेगी, वो आपको कम गहरा लगेगा। मतलब उसकी अपीरेंट डेप्थ जो है आपको कम लगेगी। ठीक है, पर जैसे आप उसके अंदर घुसोगे तो वो जो होगा एक्चुअल में उसकी डेप्थ अपीरेंट जो आपको साइड से दिख रही थी उस डेप्थ से ज्यादा होगी। तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड अपीरेंट डेप्थ कितनी है, मान लेते हैं y है, तो मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। करते हैं इसको। ये मेरी डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए एक्चुअल डेप्थ जो टैंक की डेप्थ है वो है x, स्मॉल x। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट गिराया हुआ है और यहां से वंशिका देख रही है, ठीक है। लालच आ गया, इसको ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप थोड़ी सी डायग्राम के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट O, इट इज मीटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर एट पॉइंट A, और एक जो रे ऑफ लाइट है जो सीधी जाएगी वो अनडिविएटेड चली जाएगी अलोंग A डैश, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट मैं सेम ऑब्जेक्ट से लूंगा और ये रे ऑफ लाइट जो है ये सरफेस को मिलेगी एट पॉइंट B। थ्योरी में आप ऐसे ही लिखोगे, अनदर रे ऑफ लाइट which meet the surface at point B, bending away from the normal and traces the path along BB dash, due to which the image, apparent image will be formed at a point I which is below the distance y from the surface x and y। ठीक है, तो एंगल AOB ये एंगल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये KBO, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी क्या आ गया मेरा, I आ गया। ये मैंने लिख दिए KBO। दूसरा एंगल AIB ठीक है, और एंगल K डैश B डैश ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, R होंगे। ज्योमेट्री आती है आपको, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट चूज कर लेंगे। वो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले ली AOB वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। यहां पे मैं साइन I निकाल रहा हूं, वो क्या आया, AB अपॉन OB। इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे AIB, यहां से मैं निकाल लूंगा साइन R, और ये आएगा AB अपॉन IB। हम स्नेल्स लॉ की बात करेंगे तो साइन
r अपॉन साइन, तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 2 जो है 2 को आप 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये क्या आएगा, कहां से रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, वाटर से जा रही है, कहां को जा रही है, एयर को, इसलिए मेरा यहां पे क्या ले रहा हूं, डब्ल्यू म्यू ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये चीज साइन आर अपॉन साइन आई, डब्ल्यू म्यू ए भी होता है, साइन आर अपॉन साइन आई मैं निकाल भी रहा हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यहां ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ओ बी अपॉन आई बी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। अब ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू एक्स देख लेते हैं। ओ बी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, कि अगर ये रे जो है बहुत ज्यादा बेंड ना हो, थोड़ी सी ऐसे गई हो, तो ओ बी डिस्टेंस जो लगभग बराबर होगा ओ ए के, और वो आ जाएगा इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसी तरह से आई बी इज इक्वल टू आई ए, इसको मान लेते हैं वाई, तो मेरे पास आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए। और वाटर के लिए, वाटर टू एयर इंटरफेस जो होता है उसके लिए डब्ल्यू म्यू ए जो होगा इट इज 4/3, इसको आपने याद रखना है, फिक्स है। वाटर एयर इंटरफेस जो होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो जो रहती है दैट इज 4/3। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे डब्ल्यू म्यू ए की जगह, तो यू विल गेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/3, यहां से अपीरेंट डेप्थ 3y 4 टाइम्स x, so in this way you can find out the apparent depth of the tank. तो वंशिका बस थोड़ी सी बची थी, नहीं तो डूब गई थी। नेक्स्ट है हमारा वाई सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप सुबह उठते हो, जो तो जल्दी उठते हैं, जिन्होंने सनराइज देखा है वो तो इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या सन जो है वो हमें एक्चुअल सनराइज से पहले दिखाई देता है। अब जो उठते ही 9 बजे होंगे उनका तो सनराइज कब का हो चुका है। तो वाई सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट। कि सन जो है अपने उगने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, जिससे ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। सन अपने उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है और डूबने के, जिसको आप सनसेट बोलते हो, 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो ऐसा क्यों है? अब आपको पता है अर्थ है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर जो है, जैसे मैंने लेयर्स पढ़ाई भी थी आपको। फर्स्ट लेयर कौन सी होती थी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इस तरह से लेयर्स हैं। तो सन से जो लाइट आ रही है, अब वहां पे हमने ये भी देखा था कि हर लेयर जो है उसकी डेंसिटी जो है डिफरेंट होती है। कहीं डेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे वही होता है, सन से जो लाइट आ रही है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो वहां पे क्या होगा, उस लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन के कारण जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है सन के अपीयर होने का और सन के डूबने का, सेट होने का, वो टाइम जो है उनमें वेरिएशन आ जाती है 2-2 मिनट की। तो जो पूरा एक दिन रहता है उसमें उसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। आगे है व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो
तो वी विल डू दिस फिनोमिना ऑन टुमारो। कल के लेक्चर में मैं इसको करवाऊंगा आपको, और कल का लेक्चर जरूर अटेंड करना है आपने सभी ने। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।